हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं क्विक रिवीजन। मिडिवल इंडिया का एक पूरा वन शॉट लेक्चर होने वाला है ये। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, जो मिडिवल इंडिया है उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं अर्ली मिडिवल इंडिया की। मतलब पहले का जो मिडिवल पीरियड है, अर्ली मिडिवल पीरियड की बात करते हैं। और ये जो पीरियड है ये हमारा 750 से लेके 1200 CE तक रहता है। 750 से लेके 1200 CE तक रहता है। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हम नॉर्थ इंडिया की इस अर्ली मिडिवल पीरियड में। नॉर्थ इंडिया में हमारे आते हैं राजपूत पीरियड आता है। नॉर्थ इंडिया में था राजपूत का राज था। तो राजपूतों का जो राज था उनके बारे में हम थोड़ा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। इस क्लास में आपको मिडिवल इंडिया की पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आखिर मिडिवल पीरियड में क्या था। देखिए, हुआ क्या था, जो हर्षवर्धन है उनकी डेथ हो गई थी। कब हुई थी? 647 CE के टाइम पे उनकी डेथ हो गई थी हर्षवर्धन की। तो अब जो नॉर्थ इंडिया है उस समय नॉर्थ इंडिया ने देखा कि भाई राजपूत किंगडम का उस समय नॉर्थ इंडिया में राइज होना स्टार्ट हो गया था। तो यानी जो हमारी नॉर्थ साइड की इंडिया थी वहाँ पर राजपूत किंगडम जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था। तो कुछ मेजर राजपूत डायनेस्टीज़ हैं जिनको हमें डिस्कस कर लेना चाहिए। तो लेट्स सी सम मेजर राजपूत डायनेस्टीज़। आइए कुछ मेजर राजपूत डायनेस्टीज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रतिहार्स। प्रतिहार्स जो है ये 8 से लेके 11 सेंचुरी तक प्रतिहार्स का रूल था। ठीक है, तो जो प्रतिहार्स हैं ये इन्होंने लड़ाई हुई थी। प्रतिहार्स में क्या हुआ था, प्रतिहार्स की ना लड़ाई हुई थी किसके अगेंस्ट? पालास के अगेंस्ट और राष्ट्रकूटास के अगेंस्ट जो है प्रतिहार्स का वॉर हुआ था। किस पर्पस के लिए हुआ था? कन्नौज जीतना था उन्हें। तो कन्नौज के चक्कर में लड़ाई हुई थी बेसिकली किसकी? प्रतिहार्स का वॉर हुआ था। किसके अगेंस्ट हुआ था? पालास के बीच में। एंड पाल और राष्ट्रकूट और जो पाल हैं इनकी ये लोग हो गए और प्रतिहार्स हो गए। इनके बीच में लड़ाई हो रही है। किस चक्कर में? कन्नौज के पीछे लड़ाई हो रही है बेसिकली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाल के बारे में। तो पालास के बारे में बात करते हैं। तो पालास जो है वो बंगाल और बिहार में इनका रूल ज़्यादा था। ठीक है, पालास का रूल। और ये जो थे ये पेट्रॉन्स थे किसके? बुद्धिज़्म के। यानी बुद्धिज़्म को काफ़ी ज़्यादा मानते थे पालास जो है। बंगाल एंड बिहार में मतलब इनका रूल ज़्यादा रहता था। पालास का रूल जो है बंगाल में था और बिहार में काफ़ी ज़्यादा इनका जो अपना किंगडम इस्टेब्लिशमेंट है ना वो बंगाल और बिहार में था। और ये लोग बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा मानते थे। तो इसलिए जो नालंदा है यूनिवर्सिटी है, विक्रमशील यूनिवर्सिटी है, ये सब आपको बंगाल और बिहार साइड में ही देखने को मिलती हैं। तो नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो बेसिकली जो ये नालंदा यूनिवर्सिटी है और ये जो विक्रमशील यूनिवर्सिटी है ये दोनों के दोनों ही कहाँ पर है? ये दोनों के दोनों ही बिहार के अंदर है। ठीक है, बिहार में भी मैं पर्टिकुलरली अगर बताऊँ ना तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी है ये आपको राजगीर में दिखेगी। बिहार के अंदर जगह है राजगीर, वहाँ पर। और ये नालंदा यूनिवर्सिटी 2010 में इस्टेब्लिश हुई है। और जो विक्रमशील यूनिवर्सिटी है ना, विक्रमशील यूनिवर्सिटी बिहार में ही है। पर बिहार में आप पर्टिकुलरली अगर हम बात करें कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है या क्या लोकेशन है इसकी, तो भागलपुर। देखो इधर चुप गया होगा, इधर लिख देती हूँ, भागलपुर। तो जो विक्रमशील यूनिवर्सिटी है ये है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में।
भागल, आगे पुर लगा दो। तो भागलपुर में बेसिकली एक ना अनीचक विलेज है, अनीचक विलेज है नियर खैलगांव, खालगांव है वहाँ पर, एक खालगांव, कहालगांव, कहाल गांव, ये स्पेलिंग है बेसिकली। तो यहाँ पर ही पढ़ता है विक्रमशील यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी बेसिकली 783 सी में इस्टेब्लिश हो गई थी, विक्रमशील यूनिवर्सिटी। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं चौहान्स की। चौहान्स और चाहमनास भी कहते हैं हम। तो जो पृथ्वीराज चौहान है, इनसे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि पृथ्वीराज चौहान ने लड़ाई लड़ी, कौन सी, पहली बैटल लड़ी और दूसरी बैटल लड़ी किसकी, तराइन की। एक तो लड़ी जो फर्स्ट बैटल हुई थी ना तराइन की, वो हुई थी 1191 में, यानी कि 12th सेंचुरी में, यानी 12th सेंचुरी की बात हो रही है। देखो ये जो है, ये बात हो रही है, इसका मतलब जैसे 1191 1192, यानी ये जो बात हो रही है ये लास्ट डिकेड चल रहा है किसका, 12th सेंचुरी का लास्ट डिकेड चल रहा है। लास्ट डिकेड मतलब कि जो 12th सेंचुरी ख़त्म होने वाली है और उसके जो आखिरी के 10 साल हैं उसमें लड़ाई हुई थी पृथ्वीराज चौहान की। एक तो वही पहली बैटल लड़ी और एक लड़ी दूसरी बैटल तराइन की। और किसके अगेंस्ट लड़ी, मोहम्मद गौरी के अगेंस्ट लड़ी। चलिए इसी बैटल से रिलेटेड ना एक बढ़िया सा किस्सा है, किस्सा तो नहीं है, एक्चुअल में एक हिस्ट्री है, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि बैटल का पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती हूँ। देखो क्या था कि जो चौहान डायनेस्टी है ना, चौहान डायनेस्टी, इसके रूलर कौन है, इसके रूलर है पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान, यहाँ तक तो पता चल ही गया, पृथ्वीराज चौहान। अब जो पृथ्वीराज चौहान है, इन पे बेस्ड एक और ये क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वीराज चौहान को हम ऑल्सो नोन एज, क्या क्या नाम है इनको, हम और क्या क्या कह सकते हैं। सो ऑल्सो नोन एज, एक तो हम कहते हैं पृथ्वीराज थर्ड, पृथ्वीराज थर्ड कहते हैं, ठीक है। और एक हम कहते हैं राय पिथोरा, राय पिथोरा। तो ये तीनों ही नाम जो है पृथ्वीराज चौहान के हैं। चाहे हम बात कर लें वही पृथ्वीराज थर्ड की, या हम बात कर लें राय पिथोरा, या हम बात कर लें पृथ्वीराज चौहान, तीनों ही एक ही इंसान के तीन नाम हैं। ठीक है, अब देखो जो पृथ्वीराज चौहान है ना, उनके जो है दरबार में कोर्ट राइटर भी थे, तो उनका नाम भी हम देख लेते हैं, कोर्ट राइटर। तो अब कोर्ट राइटर का नाम क्या था, कोर्ट राइटर का नाम था चंद्र बरदई, चंद्र बरदई, बरदई, ठीक है, चंद्र बरदई। और इन्होंने एक बुक भी लिखी, बैटल में भी आ रही है इसके बाद अब, और उस बुक का नाम था पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, चलिए अब बैटल की बात कर लेते हैं थोड़ी। देखो एक तरफ जो स्टोरी चलेगी ना, वो चलेगी पृथ्वीराज चौहान के बारे में, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। तो पृथ्वीराज चौहान, शॉर्ट में ही लिख रही हूँ, ये बस हमने खुद ही अभी अभी पता चल गया ना आपको, ये लिखा है इसलिए बस ऐसे लिख दिया है। ठीक है, सो पृथ्वीराज चौहान थर्ड है। और अब हम इधर से बात कर लेते हैं, इनका जो रूल चल रहा है, ये हम नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में जैसे दिल्ली के अंदर, अजमेर के अंदर, यहाँ पर इनका रूल चल रहा है। अब इधर हमने बात करी थी ना कि कन्नौज, कन्नौज का भी बीच में नाम आया था, अभी चौहान डायनेस्टी में आया था ना नाम, चौहान डायनेस्टी में नहीं आया था तो ऊपर एक और डायनेस्टी पढ़ाई थी, वहाँ पर कन्नौज का जिक्र कराया था। ठीक है, तो अब इधर भी क्या होता है, यहाँ पर भी चौहान डायनेस्टी में कन्नौज की बात हो रही होती है। कन्नौज में चल रहा होता है इस साइड गढ़वाल वंश। ठीक है,
सुघेड़वाल वंश। ऑल राइट, तो इधर भी इनका वंश चल रहा होता है। तो अब इनकी भी जो है बेटी है, यहाँ के जो रूलर होते हैं बेसिकली वो होते हैं जयचंद्र। जयचंद्र, जयचंद्र, ठीक है जी। और जयचंद्र की एक बेटी होती है, इनकी एक डॉटर होती है, बेटी होती है, और बेटी का नाम होता है संयोगिता। संयोगिता, ठीक है। अब आगे की स्टोरी ये है, होता क्या है बेसिकली कि अब लड़ाई की वजह क्या बनेगी वो बताते हैं। वजह कुछ भी हो, पर एक कहीं ना कहीं ये कॉज होगा, ये रेड लाइन इसलिए ड्रॉ करिए कि अब इन दोनों के बीच में ना प्यार होने वाला है। पृथ्वीराज चौहान और ये जो संयोगिता है जयचंद्र की बेटी, इन दोनों के बीच में हो जाएगा लव, ठीक है, प्यार हो जाएगा। अब एक तो स्टोरी इधर चली रही थी, अब दूसरी तरफ क्या हो रहा था, जैसे ही हमारा इंडिया है, ठीक है, अब इंडिया है और इधर जैसे पड़ता है, इंडिया के बाहर पड़ता है अफ़गानिस्तान। अब अफ़गानिस्तान में मोहम्मद गौरी जो है वहाँ के रहने वाले थे, अफ़गानिस्तान, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे कुछ इनका दिल्ली में, एक तो ये पृथ्वीराज चौहान बैठे थे दिल्ली के अंदर, बैठे थे पृथ्वीराज चौहान थर्ड, और इधर से अफ़गानिस्तान में वो बैठे थे। तो एक ना भटिंडा के अंदर एक किला था, भटिंडा में एक किला था। भटिंडा ना पंजाब में पड़ता है, पहले ही बता दूँ, भटिंडा पंजाब में पड़ता है। तो वहाँ पर एक किला था, उसके पीछे जो है इन दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया, या जो भी है लड़ाई हो गई, बात इतनी है। तो इसलिए पहले क्या होगा, जो अभी मैंने आपको बताया ना 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो है वो होगी किसके बीच में, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होगी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होगी, मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसके अंदर जो मोहम्मद गौरी है वो हार जाएगा, हार जाएगा ये, ठीक है। देखो मोहम्मद गौरी जो है वो हारने वाला है, ये हार गया मोहम्मद गौरी, और जीता कौन, जीते हैं पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान थर्ड इस बैटल में जीत जाते हैं। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई जो जयचंद्र है उनकी भी दुश्मनी हो जाती है, क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान है थर्ड है, इनका और इनकी बेटी का आपस में चल रहा होता है। तो इसीलिए जो है 1192 में वैसे तो सेकंड बैटल ऑफ तराइन होती है, उसमें मोहम्मद गौरी को भी अपना बदला लेना होता है, पर अब जयचंद्र को भी अपना बदला लेना होता है। तो मोहम्मद गौरी को तो अपना बदला लेना ही होता है, उससे, किससे, पृथ्वीराज चौहान से, और जयचंद्र को भी अपना बदला लेना होता है। तो ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, मिल जाते हैं तो जीतते भी यही हैं, और पृथ्वीराज चौहान तो थर्ड हार जाता है। एक बैटल के बारे में ये पढ़ा, एक बैटल के बारे में हम लगे हाथ और पढ़ते हैं, वो ये कि अब देखो जो मोहम्मद गौरी है वो तो किसी का भी सगा नहीं है, तो इसलिए 1194 के अंदर एक बैटल होती है, बैटल ऑफ चंदवाड़, बैटल ऑफ चंदवाड़ एक और बैटल होती है, जिसके अंदर मोहम्मद गौरी जो है वो हार जाता है, सॉरी हारता नहीं है, मोहम्मद गौरी जीत जाता है, जीत जाता है, और हारता कौन है, जयचंद्र, जयचंद्र हार जाते हैं, ठीक है जी। सो ये एक ओवरव्यू और मैंने आपको दे दिया थोड़ा सा। चलिए इसी के आगे अब हम बढ़ते हैं, कुछ अदर राजपूत क्लैंस की और बात कर लेते हैं। तो कुछ और भी राजपूत क्लैंस है, जिसमें हमारा था परमार्स, परमार्स जो मालवा में जिनका रूल चल रहा था, ये भी कौन है, ये भी राजपूत लोग ही हैं। परमार्स हो गए जिनका मालवा में रूल चल रहा था, फिर चंदेल्स हो गए जिनका खजुराहो में रूल चल रहा था, चंदेल्स खजुराहो के, और फिर तोमर्स, तोमर हो गए जिनका दिल्ली में चल रहा था। तो परमार का मालवा में, चंदेल का खजुराहो में, और तोमर का दिल्ली में। नाउ जो राजपूत लोग हैं ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए अपने वॉरियर कल्चर के लिए, कि भाई अगर कहा भी जाता है कि अगर ब्रिटिशर्स के बाद अगर कोई माना गया ना, तो
ब्रिटिशर्स के बाद तो खैर नहीं कह सकते, पर ये राजपूत जो है अच्छे खासे वॉरियर कल्चर के लिए फेमस हुए हैं। पर ये अलग बात है कि जो उनके इंटरनल राइवल, मतलब इंटरनल जो दुश्मन है, उन्होंने इन्हें वीकन कर दिया अगेंस्ट द टर्किश इन्वेंशंस के अगेंस्ट। ये लोग बेचारे, इनका किंगडम वीक पड़ गया। तो ये राजपूत पीरियड की हमने थोड़ी बात कर ली नॉर्थ इंडिया में। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, तो अब इसके बाद हम बढ़ते हैं साउथ इंडिया की तरफ। अभी हमने नॉर्थ इंडिया के बारे में थोड़ा पढ़ लिया, अब साउथ इंडिया के बारे में भी थोड़ा बात कर लें। तो साउथ इंडिया में ना चोलास और अदर डायनेस्टीज़ का रूल था। तो चोलास जो है बेसिकली वो 9 से लेके 13th सेंचुरी तक चोलास ने भी रूल करा है, लेकिन साउथ इंडिया में, ठीक है। तो चोलास का रूल जो है वो 9 से लेके 13th सेंचुरी तक है। अब इसके अंदर कौन कौन है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं, देख लो। सबसे पहले आए राजा राजा वन, राजा राजा फर्स्ट आए, राजा राजा फर्स्ट। इनका 985 से लेके 1014 CE तक रूल रहा। तो इन्होंने चोला एम्पायर को काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड करा और एक टेम्पल भी बिल्ड करा, और उस टेम्पल का नाम क्या है, बृहदेश्वर टेम्पल। कहाँ पर है ये, थंजौर में, थंजौर में। और ये अभी थंजौर कहाँ है, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूँ, तो थंजौर जो है वो तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, तमिलनाडु। ओके, चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं राजेंद्र चोल फर्स्ट की। राजेंद्र चोल फर्स्ट की हम बात कर लेते हैं। तो इनका रूल रहा 1014 से लेके 1044 तक। सो 1014 से लेके 1044 तक, यानी देखा जाए तो 30 ईयर्स तक रूल करा किसने, राजेंद्र चोला ने। और इन्होंने एक्सपैंड करा, श्रीलंका तक एक्सपैंडेशन करा, और तो और साउथ ईस्ट की एशिया तक भी अपने किंगडम को एक्सपैंडेशन दिया। ठीक है, देखो अब इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। तो जो इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे कि विलेज का सेल्फ गवर्नेंस हो गया, जैसे सभा हो गई एंड यूआर हो गया। देन इसके बाद हमारे आता है नेक्स्ट, कुछ और पावरफुल डायनेस्टीज़ के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। एक तो अभी तक हमने पढ़ा भाई राजा राजा वन, जिनने चोला एम्पायर को एक्सपैंड करा और बृहदेश्वर टेम्पल बिल्ड करा। कहाँ पर, थंजौर में। और थंजौर कहाँ है, तमिलनाडु में है। फिर हमने राजेंद्र चोला फर्स्ट के बारे में पढ़ा, जो अपना किंगडम एक्सपैंड कर रहे हैं श्रीलंका से साउथ ईस्ट एशिया तक, और ये 30 ईयर्स तक तो इन्होंने रूल करा ही है। फिर हमने बात करी कि भाई विलेज जो है वो सेल्फ गवर्नेंस की बात करी। अब हम कुछ और पावरफुल डायनेस्टीज़ पढ़ लेते हैं भाई, और कौन कौन सी पावरफुल डायनेस्टीज़ हुई हैं। देखो, जो साउथ इंडिया में जिनने रूल करा है उस समय, तो एक तो है पल्लव डायनेस्टी, पल्लव्स है ना, पल्लव डायनेस्टी। पल्लव डायनेस्टी में हमारा आता है कांचीपुरम। पल्लव डायनेस्टी का कहाँ रूल है, कांचीपुरम में। और पल्लव डायनेस्टी फेमस क्यों है इतनी, कि पल्लव डायनेस्टी, अगर आपसे कभी भी बात की जाए भाई रॉक कट टेम्पल्स महाबलीपुरम में किसने बनवाए हैं या फिर किन की देन है, तो ये पल्लवों की ही देन है कि जो रॉक कट टेम्पल्स हैं वो हमारे कहाँ पर हैं, महाबलीपुरम में। नाउ इन विच स्टेट महाबलीपुरम इज देयर, बताइए कौन से स्टेट में है महाबलीपुरम। तो भाई ये भी साउथ की स्टेट में है, और साउथ में भी तमिलनाडु में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाओ राष्ट्रकूटास पे। इनका डेक्कन में काफ़ी रूल रहा है, और ये फेमस है किसके लिए, एलोरा कैलास टेम्पल। सो व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ एलोरा कैलास टेम्पल। देखो, जो एलोरा कैलास टेम्पल है ना, ये बेसिकली आपका है महाराष्ट्र के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है, महाराष्ट्र। ठीक है, एंड लास्टली देखिए यहाँ पर हमारे पास चालुक्यास का रूल था, बादामी, कल्याणी,
तो बादामी, कल्याणी, और इनकी लड़ाई हुई। इन जो चालुक्यस है ना, इन्होंने फॉट अगेंस्ट करा, किस किस से इनने लड़ाई करी है? एक तो राजपूतों से लड़े हैं और पल्लव से। तो चाणक्य की जो लड़ाई हुई है ना, वो राजपूत और पल्लव दोनों से हुई है चाणक्य की लड़ाई। फिर कुछ और जैसे हैं यादव्स हैं, होयसालास हैं, काकातियाज हैं, इन सब ने भी लेटर मिडवल पीरियड में रूल डाउन करा है। ओके, ऑल राइट, सो लेट्स कम टू सल्तनत पीरियड। अब हम बात कर लेते हैं सल्तनत पीरियड के बारे में। तो ये सल्तनत पीरियड है, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है? तो सल्तनत पीरियड चला अब हमारा 1206 से लेके 1526 तक। सो 1206 से लेके जो हमारा 1526 है, इसमें हमारा चला सल्तनत पीरियड, जिसके अंदर भी हम सबसे पहले बात करने वाले हैं वो है हमारा दिल्ली सल्तनत पीरियड के बारे में हम बात करेंगे। सो दिल्ली सल्तनत 1206 से लेके 1526 तक रहने वाला है। देखो, तो ये वाला जो है दिल्ली की जो सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत पीरियड है, ये इस्टेब्लिश कब हुआ? जब मोहम्मद गौरी ने मोहम्मद गौरी जीत गए, पृथ्वीराज चौहान हार गए। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1192 सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में। यहाँ तक हमने बात कर ली थी। अब इसके बारे में हम कुछ डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो देखो, जो डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत में, इसका क्या ऑर्डर रहता है? सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी आई, फिर कौन सी, और फिर कौन सी? सबसे पहले आई, फर्स्ट पहले नंबर पे आई स्लेव और मामलुक डायनेस्टी, और 1206 से लेके 1290 तक। ठीक है, तो सबसे पहले आई है स्लेव मामलुक डायनेस्टी 1206 से लेकर 1290 तक। ओके, ऑल राइट। द स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद कौन सी है पहले वो बात करते हैं हम। स्लेव डायनेस्टी के बाद खिलजी डायनेस्टी 1290 से लेके 1320 तक। फिर तुगलक डायनेस्टी 1320 से लेके 1414 तक। फिर सैयद डायनेस्टी 1414 से लेके 1451 तक। फिर लोधी डायनेस्टी 1451 से लेके 1526 तक। लास्टली हमारे पास आई लोधी डायनेस्टी। चलिए, अब एक एक करके सभी डायनेस्टी के बारे में मेन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। तो जो स्लेव डायनेस्टी और मामलुक डायनेस्टी है ना, उसके अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो पहले सुल्तान रहे हैं, और इन्होंने ही कुतुब मीनार को बिल्ड करा है। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट खिलजी डायनेस्टी की बात करते हैं। तो खिलजी डायनेस्टी में जो अलाउद्दीन खिलजी है, इन्हीं का नाम फेमस होता है अपना एम्पायर एक्सपांड करने में। फिर उसके बाद हमारा आता है तुगलक डायनेस्टी। तो वहाँ पर हमारा मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने क्या काम करा था, जिन्होंने शिफ्ट करी थी कैपिटल दौलताबाद को शिफ्ट करी कैपिटल। कहाँ से शिफ्ट करी कैपिटल? ऑब्वियसली दिल्ली से शिफ्ट करी दौलताबाद को। और ये ना 1327 में हुआ था ये काम। और जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार बिल्ट कब हुआ था? कुतुब मीनार की जो बिल्ट है ना, मतलब कुतुब मीनार बनना कब चालू हुआ था? अगर बात करें कि बनना कब चालू हुआ था, तो ये बनना चालू हुआ था 1199 में। और ये बन के पूरा कब हुआ था? पूरा होने में भी इसे टाइम लगा था, तो 1220 में जाके पूरा हुआ था। कौन? कुतुब मीनार। ठीक है। फिर देखो, फिर जो फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक ने प्रमोट करे पब्लिक वर्क्स को। फिर सैयद डायनेस्टी की बात करें तो भाई सैयद डायनेस्टी भी जो है, इनका भी काफ़ी ज़्यादा वीक रूल रहा है और डिक्लाइन रही है सेंट्रल अथॉरिटी के लेकर के। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी में देखो, इब्राहिम लोधी जो है वो डिफीट हुए हैं, बाबर से हारे हैं। कौन सी? पहली बैटल ऑफ पानीपत में 1526 में। और जिसके बाद राइज हुआ है मुगल एम्पायर का
तो दिल्ली सल्तनत के बाद ही राइज हुआ है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम फिर इसके बाद विजयनगर और अदर किंगडम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो विजयनगर और अदर किंगडम्स के बारे में बात करें तो देखिए, सबसे पहले जो विजयनगर एम्पायर है ये 1336 से लेके 1646 तक इसका जो है टाइम पीरियड रहा है विजयनगर एम्पायर का। विजयनगर एम्पायर को किसने फाउंड करा है? इसको फाउंड करा है हरिहर एंड बुक्का ने। हरिहर और बुक्का जो है वो संगम डायनेस्टी के हैं। अब विजयनगर एम्पायर में जो ग्रेटेस्ट रूलर थे वो कौन थे? वो थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो है वो तुगलक डायनेस्टी के हैं। तुगलक डायनेस्टी 1509 से लेके 1529 तक। तो यही ऐसे इंसान थे, ग्रेटेस्ट रूलर थे कृष्णदेव राय, जिन्होंने एक्सपैंड करा अपने एम्पायर को और लिटरेचर को भी प्रमोट करा। अब इस एम्पायर से रिलेटेड कुछ बैटल्स हैं, वो भी ध्यान में रख लेते हैं। तो सबसे पहली बैटल आती है बैटल ऑफ तालीकोटा, जो 1565 में हुई। तो इस बैटल ऑफ तालीकोटा में कौन हारे? बैटल ऑफ तालीकोटा जो हुई, सो इसमें डिफीट किसके द्वारा हुई? डिफीट हुई डेक्कन सल्तनत के द्वारा। और इस वजह से जो डेक्कन सल्तनत है वो उनका डिक्लाइन पे डेक्कन सल्तनत का डिक्लाइन चालू हो गया। किस वजह से? बैटल ऑफ तालीकोटा में हारने की वजह से। और ये हुई कब थी? ये 1565 में हुई थी। ठीक है, अगला देखिए बहमनी सल्तनत। बहमनी सल्तनत 1347 से लेके 1527 तक इसी के अंडर आती थी बहमनी सल्तनत। तो इस बहमनी सल्तनत में क्या होता था भाई? राइवल जो होते थे, जो विजयनगर एम्पायर के राइवल हैं, दुश्मन हैं, राइवलरीज आपस में ही लड़ रहे हैं गद्दी के लिए, मेरे ख्याल उन्हें कहते हैं राइवलरीज। सवाल यहाँ पर यह आता है ना आपसे कि भाई राइवलरीज कौन है? सो हु आर राइवलरीज? Rivalries are the people or things that compete with one another to be successful. So आपस में ही ये लोग अपने डेक्कन में ही जो है compete करते रहते थे। तो इसी वजह से जो लेटर स्प्लिट हुआ डेक्कन, वो 5 डेक्कन सल्तनत में स्प्लिट हो गया। ठीक है, 5 डेक्कन सल्तनत में स्प्लिट हो गया। कौन कौन से 5 डेक्कन सल्तनत थे बता सकते हो? सो what are 5 Deccan Sultanates? सो भाई 5 डेक्कन सल्तनत में नाम मैं लिखवा देती हूँ। देखो, 5 डेक्कन सल्तनत है। एक तो अहमदनगर, एक बेरार, अहमदनगर, बेरार, बीदार, नेक्स्ट देखो बीजापुर, बीजापुर, और 5वां देखो गोलकोंडा। ठीक है, गोलकोंडा। सो ये सारे जो है डेक्कन सल्तनत के जो राइवलरीज हैं स्प्लिट होके अहमदनगर, बेरार, बीदार, बीजापुर, गोलकोंडा। तो हम बात कर रहे थे सल्तनत किंगडम की। आइए आप कुछ और किंगडम्स के बारे में मेन पॉइंट्स की जानकारी ले लें। देखो, राजपूत स्टेट्स के बारे में देखो भाई, मेवाड़ है, वहाँ पे राणा कुंभा, राणा संगा। फिर गजपति किंगडम है, ये कहाँ पर है? ये ओडिशा में है। ये स्ट्रॉन्ग नेवल पावर के लिए काफ़ी फेमस है। सो जो दिल्ली सल्तनत है, इसने इस्टेब्लिश करा था, इस्लामिक रूल इस्टेब्लिश कर दिया था नॉर्थ इंडिया में। एंड विजयनगर ने रेजिस्ट करा था मुस्लिम एक्सपेंशन को साउथ के अंदर। दिल्ली सल्तनत ने तो आपको पता है इस्लाम रूल आ गए थे, सारे मुस्लिम आ गए थे, पर विजयनगर ने रेजिस्ट करा है मुस्लिम एक्सपेंशन को साउथ में। तो इसलिए ये वाला जो पीरियड है ये काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंट कन्फ्लिक्ट्स देखता है, कल्चरल डेवलपमेंट देखता है, और मिडिवल इंडियन हिस्ट्री हमारी शेप होती है। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं रिलीजियस मूवमेंट्स के बारे में
मिडिवल इंडिया के अंदर रिलीजियस मूवमेंट्स के। देखिए ये लेक्चर में ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, मेन पॉइंट्स ही हम डिस्कस कर रहे हैं कि होता क्या है मिडिवल हिस्ट्री में, कि ओवरव्यू हो जाएगा पूरी मिडिवल हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ने को मिलता है। तो देखिए मिडिवल हिस्ट्री में कुछ रिलीजियस मूवमेंट्स भी होते हैं। उसके अंदर दो तरह के मूवमेंट होते हैं, एक होता है भक्ति मूवमेंट, एक होता है सूफी मूवमेंट। तो भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड कुछ बात देख लो। भक्ति मूवमेंट जो है इमर्ज हुआ 7 से लेके 17 सेंचुरी तक भक्ति मूवमेंट रहा, और ये कि हिंदू डिवोशनल मूवमेंट है जिसने प्रमोट करा किसे, लव को, डिवोशन को, डिवोशन माने भक्ति को, टू अ पर्सनल गॉड रादर देन रिचुअल्स या कास्ट डिस्टिंक्शंस। सो भक्ति मूवमेंट में रिचुअल्स या ज़्यादा कास्ट डिस्टिंक्शन इनका कोई ऐसा ज़्यादा लेना देना बिल्कुल भी नहीं था। तो इसके की फीचर यही थे कि ये रिजेक्ट करता था रिचुअल्स को, कास्ट सिस्टम को, और जो प्रीस्ट लोग होते हैं यानी ब्राह्मण्स लोग ज़्यादा अपना डोमिनेंस करते हैं ना, तो वो इस चीज़ को, भक्ति मूवमेंट बिल्कुल भी इस चीज़ को फेवर नहीं करता था। तो ये फोकस करता था इनर डिवोशन पे, सोशल इक्वालिटी हो, ठीक है। जो सेंट्स हैं वो भी प्रीच करते थे डिफरेंट वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में। वर्नैकुलर लैंग्वेजेस समझते हो? वर्नैकुलर लैंग्वेजेस क्या होते हैं? व्हाट आर वर्नैकुलर लैंग्वेजेस? सो वर्नैकुलर लैंग्वेज वही उस तरह की लैंग्वेज होती है जो इनफॉर्मली लोग समझ सकते हैं। मतलब जहाँ पर भी गए तो जो पुजारी लोग होते थे, जो सेंट लोग होते थे, वो समझा देते थे उन्हें उनकी लोकल भाषा में। अब कुछ इम्पोर्टेंट भक्ति के संत हुए हैं, तो ज़रा उनके नाम भी पढ़ ही लेते हैं। नॉर्थ इंडिया में देखो कौन कौन हुआ है। नॉर्थ इंडिया की बात करूँ तो उसमें कबीर हुए हैं, गुरु नानक जी हुए हैं, ये सिक्किम के फाउंडर हैं गुरु नानक जी, ये तो सभी को पता है। तुलसीदास है और मीराबाई, ये नॉर्थ इंडिया के इम्पोर्टेंट भक्ति के संत हैं। फिर बात कर ली जाए साउथ इंडिया की। साउथ इंडिया की बात कर ली जाए तो साउथ इंडिया में अलवार्स जो कि विष्णु भगवान के भक्त हैं, और अलवर्स और नयनार जो शिव के भक्त हैं, ये साउथ इंडिया में काफ़ी फेमस रहे हैं। और महाराष्ट्र के अंदर संत दन्यानेश्वर और तुकाराम संत, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे हैं, ठीक है। सो अब हम बात कर लेते हैं सूफी मूवमेंट के बारे में। भक्ति मूवमेंट पढ़ लिया, सूफी मूवमेंट। तो जो सूफी मूवमेंट है ये एक इस्लामिक मूवमेंट है जो एम्फसाइज तो करता है लव को और डिवोशन को, और डायरेक्ट कनेक्शन भी देता है भगवान के साथ। ये पूरी इंडिया में स्प्रेड था ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड था, उस समय स्प्रेड था। इसके फीचर्स क्या हैं कि ये रिजेक्ट करता है ऑर्थोडॉक्स जो सुपरस्टिशियस इस्लाम होते हैं, उन्हें ये जो है रिजेक्ट करता है, और फोकस करता है किस पे, स्पिरिचुअलिज्म पे। ये प्रमोट करता है टॉलरेंस, पीस एंड हारमोनी वगैरह वगैरह। सो जो सूफी के संत हैं वो लिव करते हैं, कहाँ पर रहते थे, खानकागास जो मोनेस्ट्रीज हैं वहाँ पर, और अटैक करते थे फॉलोअर्स को वहीं से। अब कुछ फेमस सूफी संत के नाम भी पढ़ लेते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कहाँ पर है, ये अजमेर के हैं, चिश्ती ऑर्डर। और फिर देखिए निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली के, जिनने स्प्रेड करा सूफिज़म को नॉर्थ इंडिया में। और फिर शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी। तो अब जो निज़ामुद्दीन औलिया हैं, इनसे एसोसिएटेड रज़िया सुल्तान की भी कहानी है, वो भी हम कभी बाद में पढ़ लेंगे। अभी आप इतना देखिए कि जो फेमस सूफी संत हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, वो अजमेर के हैं, चिश्ती ऑर्डर के हैं। और जो निज़ामुद्दीन औलिया हैं दिल्ली के, इन्होंने स्प्रेड करा सूफिज़म को नॉर्थ इंडिया में, और शेख सलीम चिश्ती को फतेहपुर सीकरी में। तो जो दोनों भक्ति और सूफी मूवमेंट्स हैं, इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा रोल रहा है, ठीक है जी।
चलिए आइए हम बात कर लेते हैं मुग़ल पीरियड की, मुग़ल साम्राज्य की बात कर लेते हैं। तो जो मुग़ल एम्पायर है वो इस्टेब्लिश हुआ जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया पहली बैटल ऑफ पानीपत में 1526 में। तो इस वजह से एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन भी आया, मिलिट्री की पावर भी आई, एक अचीवमेंट हुई और मुग़ल साम्राज्य यहाँ से स्थापित हुआ। अब जो देखो मुग़ल साम्राज्य में हमारे पास वीक मुग़ल रूलर्स भी आते हैं। तो अभी हम मेजर मुग़ल रूलर्स की बात करें तो उसमें आता है बाबर। कौन कौन आता है उसमें? आता है बाबर 1526 लेके 1530 तक, फिर आता है हुमायूं 1530 से लेके 1556 तक, फिर अकबर 1605 तक, फिर जहांगीर। ये मेजर बता रही हूँ। नेक्स्ट हमारे पास शाहजहाँ एंड नेक्स्ट औरंगज़ेब। ठीक है, ओके। सो हम बात करें बाबर की, तो बाबर जो है वो फाउंडर है मुग़ल एम्पायर के और इन्होंने राणा संगा को भी हराया है। बैटल ऑफ खानवा हुई थी भाई, बहुत सारी बैटल, मतलब 3-4 बैटल हुई थी जो फेमस हैं बाबर की। उसमें से देखो जैसे राणा संगा के साथ बैटल ऑफ खानवा 1527 में हुई थी और डिफीट कर दिया, मतलब बाबर ने हरा दिया, किससे? राणा संगा को हरा दिया, राणा संगा को हरा दिया। और राजपूतों को भी हराया था किसने? बाबर ने। फिर हुमायूं की बात करें तो हुमायूं तो भाई अपना एम्पायर छोड़कर ही कहाँ गया था? लॉस्ट द एम्पायर, और किसे दे गया था? शेरशाह सूरी को 15 साल तक दे गया था। बट लेटर आया और रीगेन करा, पर फिर भी भैया सीढ़ियों से डाई अप हो गया, सीढ़ियों से नीचे गिर के डाई अप हो गया। कौन? हुमायूं। यानी ज़्यादा इसने कुछ करा नहीं रूल इतना बढ़िया, बट 15 साल के लिए तो ये चला ही गया था, शेरशाह सूरी को अपना संवारा सब छोड़ छाड़ के। ठीक है, फिर अकबर की बात करें तो भाई अकबर जो है वो ग्रेटेस्ट मुग़ल रूलर है। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत भी लड़ी है अकबर ने, किसमें? 1556 में लड़ी है, और हेमू विक्रम आदित्य को हराया है किसने? अकबर ने। अकबर ने ही इंट्रोड्यूस करा दीन इलाही और सुल ई कुल रिलीजियस टॉलरेंस, इसका मतलब होता है मनसबदारी सिस्टम, भी अकबर ने ही इंट्रोड्यूस करा है। फिर भाई जहांगीर की बात करें तो जहांगीर को बहुत ज़्यादा पसंद था आर्ट वगैरह, चेन ऑफ जस्टिस पसंद था, और नूर जहाँ ने डोमिनेट करा था उसका रूल उस समय। ठीक है, किसका? जहांगीर का। फिर हम बात कर लेते हैं शाहजहाँ की 1628 से लेकर 1658 तक, यानी कि ये आपका इसने भी कम से कम तो 30 साल तो रूल करा ही है। तो शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाने वाला कौन है? रेड फोर्ट पर और जामा मस्जिद में शाहजहाँ ने ही बनवाया है ये ताजमहल, रेड फोर्ट और जामा मस्जिद। और इसी शाहजहाँ के टाइम के पीरियड को ही कहते हैं गोल्डन एज ऑफ मुग़ल आर्किटेक्चर। ऑल राइट, ओके। अब हम बात कर लेते हैं औरंगज़ेब की 1658 से लेकर 1707 तक। देखिए जो औरंगज़ेब है उन्होंने एक्सपैंड करा, अपना एम्पायर एक्सपैंड करा, और मराठा का रेजिस्टेंस भी काफ़ी फेस करना पड़ा। शिवाजी जो मराठा में शिवाजी हैं उनका भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और रेजिस्टेंस झेलनी पड़ी। औरंगज़ेब ने री इम्पोज करा, जजिया टैक्स को री इम्पोज करा, और उसकी डेथ के बाद ही डिक्लाइन हुआ किसका? मुग़ल साम्राज्य का डिक्लाइन हुआ। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं डिक्लाइन ऑफ मुगल्स की, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। सो डिक्लाइन ऑफ मुगल्स 1707 से लेकर फिर 1857, रिवोल्ट से पहले पहले ये मुग़ल के सारे डिक्लाइन की बात कर लेते हैं। देखो डिक्लाइन ऑफ मुग़ल क्या हुआ भाई, औरंगज़ेब के जाने के बाद सब सिर्फ वीक सक्सेसर लोग ही रह गए थे। औरंगज़ेब के बाद मराठा, राजपूत, सिख, इन सब ने मुग़ल रूल को जो है चैलेंज कर दिया था औरंगज़ेब के जाते ही। तो देखो एक तो भाई नादर शाह 1739 के नादर शाह, और अहमद शाह अब्दली 1761 के, इनकी इन्वेजन हुई। पर इन्वेजन समझते हो ना, इनने रूल करा इन्वेजन करना।
सो मीनिंग ऑफ इन्वेजन, जो एक इन्वेजन यानी कि एक्शन होता है ना, एक्शन ऑफ एंटरिंग अनदर कंट्री, तो किसी और के उसमें एंटर करना, तो नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, इनकी इन्वेजन ने इसे वीक कर दिया। फिर हम आते हैं बैटल ऑफ बक्सर पे, जो काफ़ी फेमस है। बैटल ऑफ पानीपत हो गया, बैटल ऑफ बक्सर हो गया, और भी बैटल है। फ़िलहाल देखिए, बैटल ऑफ बक्सर 1764, बैटल ऑफ प्लासी होता है उसके बारे में, बट हम मॉडर्न इंडिया में ही पढ़ते हैं। सो बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में। ब्रिटिश ने गेन कर लिया कंट्रोल ओवर द मुगल टेरिटरीज, ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल गेन कर लिया ओवर द मुगल टेरिटरीज। और बहादुर शाह टू, जिसे स्टार्टिंग करने वाला वैसे था बहादुर शाह फर्स्ट, लास्ट है बहादुर शाह टू, लास्ट एम्परर, जो एग्जाइल हुआ था आफ्टर द 1857 रिवोल्ट। और 1857 रिवोल्ट जैसे उससे पहले ही मुग़ल साम्राज्य भी ख़त्म हो चुका था, नष्ट हो जाता है। सो यहाँ पर हम बात कर रहे थे एक्साइल्ड के मतलब की। तो वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। एक्साइल्ड मतलब कि बहादुर शाह टू को देश से ही निकाल दिया। किसने? मुग़ल एक्साइल्ड कर दिया भाई, जब रिवोल्ट हुआ ना, उस समय रिवोल्ट के बाद की बात बता रही हूँ मैं। एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट मराठा स्टेट एंड मराठा कॉन्फिडरेसी। मराठा कॉन्फिडरेंसी जो है, इसके जो लीडर रहे हैं वो कौन है? वो रहे हैं शिवाजी। तो इसके लीडर रहे हैं छत्रपति शिवाजी। तो 1674 में इन्होंने स्टार्ट हुई मराठा स्टेट और मराठा कॉन्फिडरेंसी। और ये ज़्यादातर जानी भी जाती है अपने गुरिल्ला वारफेयर के लिए, अपने भाई हमारे स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स हैं, नेवल पावर अच्छी है, इन सब बातों के लिए भी जानी जाती है। अब शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर ले। लेट्स टॉक अबाउट शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन। तो शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर कौन आता है? देखो, शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर तो आता है अष्ट प्रधान काउंसिल, यानी कि 8 मिनिस्ट्री की काउंसिल आती है। रायगढ़ को कैपिटल माना गया जाएगा। और इंट्रोड्यूस करता है ये स्वराज, जिसका मतलब होता है सेल्फ रूल, ठीक है। ये शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन है। फिर सक्सेसर्स की बात करें, सक्सेसर्स की बात तो है, सक्सेसर्स जो हैं वो तो बाद में आएंगे, आपस में लड़ाई झगड़ा कर करके, जिसमें जैसे सांबा जी, इसकी और भी काफ़ी स्टोरी होती है। सांबा जी 1681 से लेके 1689 तक। और सांबा जी को किसने मार दिया था? औरंगज़ेब ने मार दिया था। फिर राजा राम एंड ताराबाई, इन्होंने मुगल्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी, राजा राम और ताराबाई ने। और शाहू जी ने 1707 से लेकर 1749 तक पेशवा, जिन्हें हम प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, उन्हें पावरफुल बना दिया था, ठीक है, उन्हें पावरफुल बना दिया था। अब बात करते हैं मराठा की कॉन्फिडरेसी की। मराठा कॉन्फिडरेसी जो 1713 से लेके 1818 तक है। सो अंडर द पेशवास मराठा रूल जो है वो एक्सपैंड हो गया। तो जो बाजीराव वन है वो 1720 से लेकर 1740 तक उसने अपना एम्पायर को एक्सपैंड करा दिल्ली में। फिर एक तीसरी बैटल भी होती है पानीपत की 1761 के अंदर, तीसरी बैटल भी होती है पानीपत की। और मराठा ने लॉस कर दिया अपना सारा, सब चीज़ अपनी लॉस कर दी, और किसे दे दी? अहमद शाह अब्दाली को दे दी। समझ में आया? तो जो मराठा की कॉन्फिडरेसी है, ये 5 उसके अंदर 5 पावरफुल स्टेट्स के अंदर डिवाइड हुई है। कौन कौन से? पेशवास जो पुणे के अंदर है, होलकर्स जो इंदौर के हैं, सिंधिया जो ग्वालियर के हैं, गायकवाड़ दास बड़ौदा वाले, और भोसले नागपुर वाले, ठीक है।
इसके बाद हम लास्टली बात करते हैं एंग्लो मराठा वॉर की, जिसको हम मॉडर्न हिस्ट्री में भी कवर कर लेते हैं, बट ये है कि मराठा के बारे में पढ़ रहे हैं तो लगे हाथ हम एंग्लो मराठा वॉर भी बात कर लेते हैं। तो देखो, पहला एंग्लो मराठा वॉर 1775 से लेके 1782 तक हुआ। मेजर बातें जान लेते हैं। देखिए, तो पहला एंग्लो मराठा वॉर 1775 से लेके 1782 तक, जिसके अंदर कौन जीते? मराठा जीते। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ 1803 से लेके 1805 तक, जिसके अंदर ब्रिटिशर्स जीते। ठीक है। और उसके बाद होता है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 से लेके 1818 तक, जिसके अंदर ब्रिटिशर्स ने डिफीट कर दिया पेशवा बाजीराव टू को डिफीट कर दिया, हरा दिया, और मराठा रूल इसी के साथ एंड पे आ जाता है। तो जो मराठास ही थे वो लास्ट मेजर इंडियन पावर रहे हैं ब्रिटिशर्स की डोमिनेंस से पहले, और उनकी जो मिलिट्री टैक्टिक्स हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है इंडियन हिस्ट्री पे। सो इसी के साथ हमारी मिडिवल हिस्ट्री का वन शॉर्ट लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।